हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज डिस्कस्ड बिफोर, हम आज डिस्कस करेंगे यूनिट 1 एंसिलरी सर्विसेज ऑफ अ बैंक का सेकेंड पार्ट, जिसमें पढ़ेंगे रेमिटेंसेस के बारे में और थोड़ा कुछ लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी के बारे में। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 CBSE बोर्ड का बैंकिंग सब्जेक्ट, जिसमें हम यूनिट 1 पे हैं और ये है यूनिट 1 का सेकेंड पार्ट। यूनिट 1 के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो हेडिंग आप देख रहे हैं रेमिटेंसेस, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रेमिटेंसेस क्या होता है? देखिए, रेमिटेंसेस मतलब मनी ट्रांसफ़र एक तरीके से, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यूजुअली जब फॉरेन से पैसा हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा बेटा अमेरिका में और वो हमारे लिए पैसे भेज रहा है वहाँ से यहाँ इंडिया, तो उसे हम कहते हैं रेमिटेंसेस या फॉरेन रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस मतलब जब हम पैसों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो रेमिटेंसेस देखिए दो तरीके के हम पढ़ेंगे, नेफ्ट RTGS, ये दोनों ऑनलाइन बेस्ड हैं रेमिटेंसेस, एंड ड्राफ्ट इज़ अ पेपर बेस्ड रेमिटेंस। ओके, वेज टू ट्रांसफ़र मनी, देखिए पैसे को यहाँ से वहाँ भेजने के बैंक के पास बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आप चेक के थ्रू भेजना चाहते हो, आप नेट बैंकिंग करना चाहते हो, आप नेफ्ट करना चाहते हो, आप RTGS करना चाहते हो, चेक बनवाना चाहते हो, ड्राफ्ट बनवाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो हमारा मन, हम जैसा भी चैनल चूज़ करना चाहें वैसे चैनल से भेज सकते हैं। अब देखिए तीन तरीके की चीज़ें हैं, पेपर बेस्ड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एंड कार्ड्स ट्रांसफ़र। पेपर बेस्ड ट्रांसफ़र मतलब पेपर का एक डॉक्यूमेंट है जिस पर कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे कि चेक, अगर नाम से आप दे रहे हैं तो उसका नाम मेंशन है, अगर बेयरर चेक है तो जो होल्ड करेगा उसे मिलेगा। तो चेक एक तरीका है। दूसरा तरीका है डिमांड ड्राफ्ट, जिसे हम कहते हैं DD। फिर EFT, क्या इलेक्ट्रॉनिकली भी फंड ट्रांसफ़र हो जाता है बैंक के थ्रू? जी हाँ, थ्रू नेफ्ट एंड RTGS हम इलेक्ट्रॉनिकली भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थर्ड तरीका इज़ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, तो हम इसके थ्रू भी पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके सबको हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए, ये सारे हमारे जितने भी हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हमसे नहीं पढ़ेंगे। सीधे हम आ जाते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पे, विच इज़ RTGS। अब देखिए RTGS क्या है, सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म याद करिए, जो कि MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कि होता क्या, अंडरलाइन कर सकते हैं आप अपनी बुक में भी, दिस इज इंपॉर्टेंट। द कंटिन्यूअस सेटलमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफर्स इंडिविजुअली और बाय ऑर्डर बेसिस। रियल टाइम मीन्स processing of instructions at the time when they are received rather than at some later time. Gross settlement means the settlement of funds transfer instruction occurs individually or an instruction basis. अब देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर है, हम इसे समझ लेते हैं। एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, उसे यहाँ पर बैठे हुए अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, ठीक है, मान लीजिए 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए एक बड़ा सम है, तो उसे भेजने के लिए उसने सोचा कि मैं RTGS को चूज़ करूँगा। अभी RTGS क्या है? ये RTGS है ऑनलाइन पैसे भेजने का एक तरीका। अब इसे 5 लाख रुपए भेजने ही अपने बैंक के पास जाएगा, बैंक को बताएगा कि उसे इतने इतने रुपए RTGS करवाने हैं यहाँ पर दूर बैठे भाई को। बैंक थ्रू अ प्रोसेस इसे ट्रांसफ़र कर देगी, और जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाए, और ये तुरंत ट्रांसफ़र होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे बाद पता चल रहा है, 3 घंटे बाद पता चलेगा कि हाँ आ गए पैसे आ गए। इंस्टेंट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। ओके, जैसे ही इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा बैंक को, जैसे ही इंस्ट्रक्शन किया हमने वैसे ही ये पैसे तुरंत ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रियल टाइम। ओके, एंड ग्रॉस सेटलमेंट का क्या मतलब है? ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि फंड्स का सेटलमेंट हो जाएगा इंडिविजुअली, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते ही। ऐसा कोई बैच बना के नहीं, जैसे कि नेफ्ट में बैच बना के ग्रुपिंग बना के पैसे बेचते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। अब आप इस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं। कस्टमर RTGS फंड ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट फॉर्म भरेगा, रेमिटेंस अमाउंट और चार्जेस पे करना पड़ेगा जो भी होगा। CBS सिस्टम जो कि है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन चीज़ें कर सकते हैं, उस पर डेटा एंट्री होगी, डेटा ट्रांसमिट होगा। अब डेटा फ्लो होगा RBI के IFTP से, और RTGS मतलब RBI तो थ्रू इज़ द
एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी एंड लिक्विडिटी का एक तरीके से बॉस है। तो थ्रू आरबीआई या थ्रू कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो जितने का भी आरटीजीएस है वो आरबीआई के थ्रू, आरबीआई के आईएफटीपी एंड आरटीजीएस सर्वर के थ्रू हम तक पहुंचता है। ओके, तो हमने अपने भाई को पैसे भेज दिए। अब ये पैसे सेटल हो गए। कंसिडरिंग दैट द फंड सेटल टेक्स प्लेस इन द बुक्स ऑफ आरबीआई, द पेमेंट्स आर फाइनल एंड इररेवोकेबल। ओके, तो आरबीआई इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड हेयर। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन बिना आरबीआई के परव्यू के बिना कर सकते हैं। देखिए, लिमिट याद रखिए, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 2 लाख रुपए कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब ये टाइम ऑफ ऑपरेशन देख लीजिए, कब कब हो सकता है। मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक आप कर सकते हो। एंड सैटरडे को 9 बजे से लेके आई थिंक ये नहीं पता नहीं, आई थिंक ये क्या लिखा हुआ है, 1:30 लिखा हुआ है। तो 9 से 1:30 होगा। इसको यहाँ आना चाहिए और इसको यहाँ आना चाहिए। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ ऑपरेशन जब आप आरटीजीएस कर सकते हैं। अब आरटीजीएस का कोई टैरिफ भी है, मतलब क्या कुछ लिया जाता है थ्रू बैंक। हाँ, तो देखिए, इनवर्ट ट्रांजैक्शन का कोई भी चार्ज नहीं है। अगर पैसे आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसे जा रहे हैं और 2 लाख से 5 लाख रुपए जा रहे हैं तो 30 रुपये पर ट्रांजैक्शन। अबव 5 लाख जा रहे हैं तो 55 रुपये पर ट्रांजैक्शन। ये है बैंक की फीस, ये है बैंक का टैरिफ। ओके, अब इतना आपने पढ़ लिया आरटीजीएस के बारे में, उसकी लिमिट पढ़ ली, उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। बस इतना बहुत है, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये दूसरा तरीका है पैसे को ट्रांसफ़र करने का। एक तो है आरटीजीएस, दूसरा है नेफ्ट। नेफ्ट का भी आप सबसे पहले फुल फॉर्म याद करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। अब देखिए ये क्या होता है। नेफ्ट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स सेविंग टाइम एंड द ईज विथ विच द ट्रांजैक्शंस कैन बी कंक्लूडेड। अंडरलाइन कर सकते हैं बुक में। नेफ्ट इज़ अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग 1-to-1 फंड ट्रांसफर्स। Under this scheme, individuals, firms, and corporate can electronically transfer funds from any bank branch to any individual firm or corporate having an account with any bank branch in the country participating in the scheme. For being part of the NEFT fund transfer network, a bank branch has to NEFT. अब देखिए, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको पैसे भेजने हैं किसी भी, ये देखिए ये भी पैसे ऑनलाइन पैसे भेजने का एक आरटीजीएस की तरह सिमिलर तरीका है। बस इसमें जैसे आरटीजीएस में जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन दिया वैसे ही वहाँ पैसे पहुँच गए। यहाँ पैसे बैच वाइज जाते हैं, ठीक है, बैच बना दिए जाते हैं। बैच 1, बैच 2, बैच 3। बैच 1 में इतने ट्रांजैक्शंस, बैच 2 में इतने ट्रांजैक्शंस, बैच 3 में इतने ट्रांजैक्शंस। तो 1, 2, 3 ऐसे करके पैसे जाते हैं, ठीक है। इसमें तुरंत नहीं पहुंच जाते कि हाँ तुरंत पता फ़ोन करके पूछ लिया पहुंच गए, हाँ उधर से जवाब आ गया, हाँ पहुंच गए। इसमें तुरंत पैसे नहीं पहुंचते, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, अब इसके अलावा हम देखते हैं और नेफ्ट ऑपरेशन। ये देखिए नेफ्ट ऑपरेशन है, कैसे होता है ये पूरा इसकी पिक्चर है। ऑल्दो बड़ी ही डिफ़िकल्ट है, इसको ना कोई ड्रॉ करेगा ना कोई समझ पाएगा। अब देखिए ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। स्टेप 1 स्टेप्स हम देख लेते हैं। इंडिविजुअल जिसे भी फंड ट्रांसफ़र करवाना है उसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किसे पैसे भेजने हैं, आईएफएससी कोड लिखना पड़ेगा जिसको पैसे भेजने हैं, उसके बैंक का कितना अमाउंट भेजना, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन वगैरह आपको भरनी पड़ेगी और फिर आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और फिर उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 2, जहाँ से पैसे जाएंगे वहाँ से एक मैसेज तैयार होगा और मैसेज नेफ्ट सर्विस सेंटर के नाम से है। मतलब मैसेज जहाँ तैयार होगा वो उसका पूलिंग से, मतलब जहाँ से ये हमें ये मैसेज ड्रॉप करना है कि हमें इतने इतने पैसे नेफ्ट कराने, तो कहाँ किसे बताएं, किस बॉडी को बताएं कि इतने इतने पैसे नेफ्ट कराने, तो उस बॉडी को बताना है हमें जो कि है नेफ्ट सर्विस सेंटर। स्टेप नंबर 3, अब नेफ्ट सर्विस सेंटर किसको मैसेज भेजेगी, नेफ्ट क्लियरिंग हाउस को मैसेज भेजेगी। और ये नेफ्ट क्लियरिंग हाउस कौन ऑपरेट करता है, इट इज़ ऑपरेटेड बाय द नेशनल क्लियरिंग सेल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। इसे मैसेज भेजा जाएगा कि भाई इतना इतना पैसा हमें नेफ्ट कराना है। स्टेप नंबर 4 में जो क्लियरिंग सेंटर है वो उतने उतने पैसे अलाउ करेगा, बैंक वाइज प्रिपेयर करेगा अकाउंटिंग एंट्रीज और पैसे डेबिट हो जाएंगे जहाँ से कटने हैं और क्रेडिट हो जाएंगे जहाँ पहुँचने हैं। ओके, सो दिस इज स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, जो डेस्टिनेशन बैंक है जहाँ पैसे पहुँचने हैं वहाँ एक मैसेज आ जाएगा कि भाई लो पैसे आ गए, और जैसे ही पैसे आएंगे तुरंत वो जिस भी बेनिफिशियरी के लिए भेजे गए थे उसके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे।
सो दिस इज़ ऑल दिस इज़ ऑल द स्टेप्स ऑफ नेफ्ट। तो ये हो गया हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसकी भी मीनिंग आप कर लें, मीनिंग इज़ इनफ, और आरटीजीएस की भी मीनिंग आप कर लें, मीनिंग इज़ इनफ। इसके अलावा अगर इन दोनों में डिफरेंस आ जाए तो एक बीओडी, एक बेसिस ऑफ डिफरेंस में आप दोनों की मीनिंग एक्सप्लेन कर देंगे, दूसरे बेसिस ऑफ डिफरेंस में एक्सप्लेन कर देंगे कि इंस्टेंट ट्रांसफ़र आरटीजीएस में होता है और उसमें इंस्टेंट ट्रांसफ़र नहीं होता। अब हम आएंगे आईएफएससी पे, क्योंकि यहाँ पे एक जगह आईएफएससी वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये आईएफएससी क्या है? आईएफएससी का फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। दिस कैन कम इन एमसीक्यू, और ऑल्दो आपको पता होगा अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं बैंकिंग के तो एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं और एमसीक्यू बहुत आसान होते हैं। ट्राई टू गेट फुल मार्क्स इन एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के लिए भाई फुल फॉर्म आपको ज़्यादातर याद रखने पड़ेंगे सब्जेक्ट में। तो आईएफएससी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब ये होता क्या है? दिस इज़ एन अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, याद रखिए। अब जैसे ये अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है, जैसे IOBA 00000123। अब इसमें IOBA ये अल्फ़ाबेट्स है एंड ये 00000123 ये न्यूमेरिक है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक इसे कहते हैं। तो ये आईएफएससी कोड होता है एक तरीके का कोड जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और जिसमें नंबर्स भी होते हैं। और ये हर एक बैंक का अपना खुद का आईएफएससी कोड होता है, हर एक बैंक ब्रांच का बोला जाए तो, सिर्फ एक बैंक का नहीं, हर एक ब्रांच का। और जो नेफ्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये 11 डिजिट कोड होता है। याद रखिए कितने नंबर्स होते हैं, इस पर 11 होते हैं। फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बाकी सारे जो है वो नंबर्स होते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर इज 0, जैसे मैंने बताया ना IOBA, तो फिफ्थ कैरेक्टर जो है वो 0 है। इसके अलावा आपको जैसा भी अपना रखना है वो बैंक अपने हिसाब से उसको मिल जाता है। अब देखिए नेफ्ट चार्जेस क्या है, नेफ्ट कितने पैसे लेता है। इनवर्ड ट्रांजैक्शन है कुछ भी नहीं, आउटवर्ड ट्रांजैक्शन 10,000 नॉट एक्सीडिंग 2.5 ये लेगा, 10,000 से ज़्यादा 1 लाख से कम 5 रुपये सर्विस टैक्स ये लेगा, 1 लाख से ज़्यादा 2 लाख से कम 15 रुपये प्लस सर्विस चार्ज, 2 लाख से ज़्यादा नॉन एक्सीडिंग ₹25 प्लस सर्विस टैक्स। ओके, तो ये हो गया इसके चार्जेस, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बेनिफिट्स आप देख लीजिए नेफ्ट के। कोई भी फिजिकल चेक, डिमांड ड्राफ्ट ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक मैसेज आपको बैंक को बताना है, एक फॉर्म भरना है, रिक्वेस्ट फॉर्म, एंड द टास्क विल बी डन। सेकेंड इज़ आपको बैंक ब्रांच आने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जाके पैसे या कागजात जमा करा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। नेक्स्ट इज स्टोरी का कोई भी खतरा नहीं है, कोई डाका कोई आपके यहाँ चुरा ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रेडिट कन्फर्मेशन ऑफ द रेमिटेंसेस सेंड बाय एसएमएस, जैसे ही खट से आपके अकाउंट से डेबिट होंगे वैसे आपके पास तुरंत मैसेज आएगा कि इतना इतना पैसा आपके पास से चला गया है। अब बड़ा ही आसान है, आप घर बैठकर इसे यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग यू कैन डू दिस। लास्ट नियर रियल टाइम ट्रांसफर द फंड्स टू द बेनिफिशियरी अकाउंट इन अ सिक्योर मैनर, ये सब एकदम सिक्योर और एकदम बढ़िया तरीके से हो जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट नेफ्ट। अब हम आ जाते हैं डिमांड ड्राफ्ट पे। अब ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है, देखिए सिंपल मैं आपको कंपेयर करके बता दूंगी चेक वर्सेस डिमांड ड्राफ्ट, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है चेक, इसमें लिखा होता है ना कि ये चेक किसके नाम से है। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के नाम से होगा तो उसमें उसका नाम लिखा होगा, अगर किसी के नाम से नहीं होगा तो उसमें सेल्फ लिखा होगा, कुछ भी होगा इसमें, मतलब इसमें लिखा होता है, ठीक है। और आप इसे जब जमा करते हो तो आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं या और किसी और के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, ठीक है। ये तो है चेक का कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें डिमांड ड्राफ्ट की, तो डिमांड ड्राफ्ट क्या है, डिमांड ड्राफ्ट भी एक ऐसा ही तरीका है। अगर किसी को अपने पैसे, अपने अकाउंट से पैसे निकाल के किसी दूर बैठे आदमी को पैसे भेजने हैं, ठीक है, तो अपने अकाउंट के लिए अपने बैंक में जाएगा, बैंक से कहेगा कि फॉर एग्जांपल 50,000 का डीडी बनवाना है, तो बैंक वालों से कहेगा कि बैंक वालों मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे रहा हूँ, फटाफट से डीडी बनाओ और इस आदमी के नाम पे भेज दो, ठीक है। अब बैंक वाले तुरंत डीडी तैयार करेंगे और भेज देंगे। अब देखिए डीडी ऐसा दिखता है। अब इसकी डीडी की खास बात यह है कि ये कभी भी बाउंस नहीं होगा। जैसे कि चेक बाउंस हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट में 2,000 रुपये थे और हमने 5,000 रुपये का चेक बना दिया। अब कोई अगर लेके चला गया वो चेक, तो फिर वो चेक हो जाएगा बाउंस, क्योंकि हमारे अकाउंट में मिनिमम मतलब अकाउंट में बैलेंस नहीं था। लेकिन
क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट बनाते समय बैंक पहले ही बोल देता है कि भाई पहले पैसा जमा करो, जितना भी पैसा आपको भेजना है पहले हम इतना जमा करिए, तब हम बनाएंगे इसको और तब भेजेंगे आपके भाई को। तो ऐसा करने पे कभी भी आपका डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं होगा। आप जिसके नाम से भी बनवाएंगे, उसे भेजना चाह रहे हैं, आप उसे आराम से भेज सकते हैं, बाउंस की कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके नाम से भी बनाना, यूजुअली स्कूल कॉलेजेस की जो फीस होती है वो डिमांड ड्राफ्ट से भरी जाती है। जैसे कि ये एक इसका स्पेसिमेन बना हुआ, आपको जिसको भी नाम यहाँ पर लिखना है वो लिख सकते हैं, कितना अमाउंट लिख रहे हैं वो लिख दीजिए, डीडी नंबर, ये सारा पेमेंट हो चुका है। बस आपको इसको अपने बैंक में जाकर दिखाना है और आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डिमांड ड्राफ्ट। आगे देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। DD is a check that contains an order by one branch of a bank directing the another branch of the same bank to pay on demand certain sum of money to the specified beneficiary. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आदमी है, इसको अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, तो ये अपने बैंक गया और बैंक से कहा DD बना दो। बैंक ने कहा पैसा लाओ, बैंक को उसने तुरंत पैसा दिया। बैंक ने एक चेक की तरह DD होता है उसे तैयार कर दिया और वो इस भाई के बैंक में भेज दिया। ओके, अब ये वहाँ से रिसीव कर सकता है। फीचर्स ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट, कैसा होता है भाई डिमांड ड्राफ्ट? पेबल ऑन डिमांड, मांगने जाएंगे तब मिलेगा। नेक्स्ट, नॉट पेड टू बेयरर, जो भी इस, जैसे कि अगर बेयरर चेक है तो जो भी उस बेयरर चेक को लेकर बैंक जाता है वो पैसे निकाल सकता है, लेकिन DD के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम स्पेसिफाई है, आप उसे ही दे सकते हैं। DD इज अ नेगोशिएबल एंड इट्स फीचर्स आर सिमिलर टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब DD एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि वो साइन करके आगे ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ बैंक फेल्स टू ऑनर द ड्राफ्ट, बैंक इज लायबल। याद रखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बैंक आपसे पहले ही पैसे मांग लेता है कि लाओ पहले पैसे लाओ तब हम तुम्हारा DD बनाएंगे। तो जब अगर पैसे ले चुके हो तब भी अगर जो है बाउंस कर रहे हो तो फिर कौन लायबल होगा? बैंक जिम्मेदार होगा। ठीक है, हम जिम्मेदार थोड़ी ना होंगे। लास्ट, अगर गलत सिग्नेचर कर दिया तो फिर बैंक लायबल होगा। मतलब बैंक हैज़ टू मेक श्योर दैट द सिग्नेचर्स डन बाय द पर्सन हु विशेस दैट द DD इज टू बी इशूड, किसी भी उसके सगे संबंधी के लिए, तो साइन वाइन एकदम बढ़िया करना है। एंड बैंक हैज़ टू मेक श्योर दैट द साइंस आर करेक्टली मैच्ड उस इंसान के, प्लस द अमाउंट ऑफ द DDs रिसीव्ड इन एडवांस, तब जाकर वो DD प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, क्रॉस नहीं हो सकता, काउंटर पे कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अकाउंट में ही सीधे पैसे आता है, कोई रिस्क नहीं, क्योंकि सारा रिस्क बैंक के पास ट्रांसफर जाता है। अगर साइन गलत हो गए तो बैंक जिम्मेदार होगा, अगर अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो बैंक जिम्मेदार होगा, सबके लिए बैंक जिम्मेदार है। तो रिस्क सारा इज ट्रांसफर्ड टू द बैंक। नेक्स्ट, कोई भी डिसऑनर के ख़तरा नहीं कि अरे भाई ऐसा तो नहीं अकाउंट में पैसे ही नहीं हो, तो डिसऑनर का कोई भी खतरा नहीं है। एंड इट इज़ अ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। ओके, पेई की तरफ से सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए, की डिफरेंसेस बिटवीन अ बैंकर चेक एंड अ डिमांड ड्राफ्ट। जो मैंने आपको अभी बैंक चेक और डिमांड ड्राफ्ट में आपको डिफरेंस बताया, वही डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप देख लीजिए इसको क्या होता है। ये बैंक ड्राफ्ट ट्रांसफ़र ऑफ मनी करता है लोकल लिमिट्स में। याद रखिए, अगर आसपास अगल बगल करवाना है तो ठीक है, लेकिन अगर जो डिमांड ड्राफ्ट है वो दूर दूर के लिए, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हमारा भाई कलकत्ता में बैठा है, तो हमें उसको भेजने के लिए चेक से ज़्यादा बेहतर है डिमांड ड्राफ्ट। सेकेंड, बैंक चेक का एरिया लिमिटेड है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, और डिमांड ड्राफ्ट का बड़ा ही वास्ट है। बैंक चेक प्री प्रिंटेड छप के आता है, उसमें लिखा होता है नॉट नेगोशिएबल, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ता है। जैसे इसमें देखिए ढेर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी जो कि ब्लैंक आती हैं। डिमांड ड्राफ्ट की वैल्यू है 20,000 और मोर कैन बी इशूड ओनली विद अकाउंट पे क्रॉसिंग, मतलब सीधे अकाउंट में जाएगा। हाउएवर बैंक के केस में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है। बैंक चेक ब्रांच में क्लियर हो जाता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट किसी भी ब्रांच में क्लियर हो जाता है। ओके, क्योंकि जैसे अगर हमने कलकत्ता अपने भाई को डिमांड ड्राफ्ट भेजा तो हमने तो यहाँ पे बनाया उत्तर प्रदेश में, और वो कलकत्ता में उसे इनकैश करा रहा है, विच मीन्स कि वो वहाँ पर भी इनकैश हो जाएगा। तो अगर आपको अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी है जो कि है दिल्ली में, तो आप आराम से भर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DD। ओके, सो विद दिस आई थिंक आपको नेफ्ट, RTGS एंड डिमांड ड्राफ्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फी बेस्ड सर्विस, दैट इज इशूइंग बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखिए,
ये थोड़ा सा ना आपको एक डिफरेंस के फॉर्म में मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे ये क्या होता है। अब देखिए, एक तो चीज़ है हमारी बैंक गारंटी, मतलब जब बैंक किसी चीज़ की गारंटी ले। दूसरी चीज़ है लेटर ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर भी बैंक एक तरीके से किसी की क्रेडिट वर्दनेस की गारंटी सी लेता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में भी। ठीक है, अब देखिए बैंक गारंटी क्या है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ खरीदा, ओके, और हम बोल रहे हैं कि जो सेलर है फॉर एग्जाम्पल, उससे हमने कहा कि भाई हम तुमको पैसे तो देंगे, रुको ज़रा। तो उसने कहा कि ठीक है। हमने कहा कि भाई ऐसा करो, हम तुमको पैसे दे देते हैं। तो फिर क्या होता है, हमने अपने बैंक से कह रखा है कि बैंक तुम हमें एक बैंक गारंटी बना के दो कि बाई चांस अगर हम इसको पैसे नहीं दे पाए और ये हमसे मांग रहा है, तो हम फिर ये हमारे पर ट्रस्ट कैसे करेगा। तो हम इस आदमी को ये बीजी पकड़ा देंगे, ये बैंक गारंटी हम उसे पकड़ा देंगे। अब हम एकदम मेक श्योर हो जाएंगे कि अब भाई इस आदमी की जो क्रेडिट की जो प्रॉब्लम थी कि पता नहीं हमें दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो उसके बैंक ने ले ली है। ठीक है, तो ये बैंक अपने कस्टमर के लिए गारंटी लेता है कि बाई चांस अगर ये इंसान आपको पे करने में असमर्थ रहा, तो हम इसकी गारंटी लेते हैं कि हम आपको पे करेंगे। अब देखिए, अब इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। बैंक गारंटी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 3 पार्टीज। ठीक है, बैंक, बेनिफिशियरी एंड द एप्लीकेंट। ठीक है, अब देखिए, एक तो बैंक है जो गारंटी लेगा कि हाँ हाँ मैं पैसा दूंगा अगर कुछ हो गया तो। जिसकी गारंटी ले रहा है वो है एप्लीकेंट, और गारंटी किसके सामने ले रहा है कि हाँ हाँ मैं पैसे दे दूंगा आपको, वो है बेनिफिशियरी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की बात है। अगर एप्लीकेंट पैसा नहीं दे पाया तो उसके बिहाफ पे बैंक उसकी गारंटी को ले लेता है। ठीक है, अब देखिए, the BGs are an important banking arrangement and play a vital role in promoting international and domestic trade. A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge of the liability of the third person in the case of default. In the case of default, अगर ये नहीं दे पाया एप्लीकेंट, वैसे तो एप्लीकेंट बेनिफिशियरी को पैसा दे देगा, लेकिन अगर नहीं दे पाया तो गारंटी लेता है उसका खुद का बैंक। अब ये देखिए बैंक बीजी का एक तरीके से फॉर्मेट। नेक्स्ट इज पार्टी। ये सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस केवल पढ़ लेना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गारंटी में जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना, बेनिफिशियरी, एप्लीकेंट एंड बैंक, 3 लोग होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हैं। बेनिफिशियरी वो इज़ द क्रेडिटर ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, जिसको पैसा मिलेगा। प्रिंसिपल डेटर जिसकी वजह से ये हो रहा है, गारंटर इज बैंक। ठीक है, बीजी प्रोसेस। अब ये क्या है भाई, एप्लीकेंट जो है, जो चाहता है कि भाई हमारी गारंटी ले ले बैंक, वो रिक्वेस्ट करता है बैंक को कि इतना इतना अमाउंट, और बैंक उसको अलाउ कर देता है। ठीक है, आपको मीनिंग याद करनी है, दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं सीधे लेटर ऑफ क्रेडिट पे कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। ये है LC, एंड LC इज अ बैंक्स रिटन इररिवोकेबल कमिटमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट to pay the beneficiary a specified amount of money on the due date, provided the beneficiary submits complying documents to the IB within the stipulated time at the stipulated place. अब देखिए, नॉन फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी का क्या मतलब है और फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी का क्या मतलब है। फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब है कि बैंक पैसा देगा, एंड नॉन फंडेड का मतलब है कि बैंक पैसा नहीं दे रहा है लेकिन गारंटी ले रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि तुम इस काम को करो, अगर नहीं कर पाओगे तो हम तुम्हें पैसा देंगे, तो हम अगर पैसा दे रहे हैं तो वो फंडेड फैसिलिटी हो गई। अगर हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम इस काम को करो, हम तुम्हारी गारंटी ले रहे हैं, तुम कर लोगे, तो गारंटी लेना जस्ट फॉर सिर्फ एक लेटर इशू कर देना, गारंटी ले लेना है, वो नॉन फंडेड है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये है A और A है इंडिया में। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट ज़्यादातर आपका इंटरनेशनल ट्रेड्स में यूज़ होता है। ये है B और ये है USA में। ठीक,
बी ने ए को ऑर्डर दिया कि भाई ऐसा है 5 लाख शर्ट्स बना दो, हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, हम तुमसे जो है इंपोर्ट करवा रहे हैं इंडिया, और हमें 5 लाख कमीज़ बना के भेजो फटाफट एकदम कॉटन की बढ़िया वाली। तो इंडिया में जो बैठा हुआ ए है, इसने कहा कि भाई अमेरिका से ऑर्डर तो आ गया है 5 लाख शर्ट्स बनाने का, लेकिन जिसने ऑर्डर दिया है वो मिस्टर बी है, हमें उनकी क्रेडिट वर्दीनेस तो पता नहीं है कि भाई हम अगर बनाना शुरू कर दें 5 लाख और अगर तुम हमें हमारे पैसे ना वापस कर पाए तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा करता है ए बी से कहता है कि भाई मैं तुम्हारा 5 लाख शर्ट का जो ऑर्डर मिला है वो तो मैं बनाना शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले बी अपने बैंक जो कि अमेरिका में है उससे कहा कि तुम अपने बैंक से हमारे बैंक जो कि इंडिया में है उसमें अपना लेटर ऑफ क्रेडिट भेजो, मतलब अपने बैंक को बोलो कि तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस की गारंटी ले। जैसे ही बैंक तुम्हारे क्रेडिट वर्दीनेस की गारंटी ले लेगा कि हाँ अगर ये बी नहीं पैसा दे पाए 5 लाख कमीज़ों का तो हम देंगे, हम मतलब बैंक। तो जैसे ही अमेरिका का बैंक ये गारंटी लेगा तुरंत हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे 5 लाख कमीज़ों का और तुरंत आपको भेज देंगे। तो यहाँ पर ये जो गारंटी ली गई है विथ थ्रू बीज बैंक, और वो पहुँची है गारंटी इंडिया और वो पहुँची है ए के पास। जैसी एलसी मिला ए को तब ए ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया कि हाँ अब हमको इनकी क्रेडिट वर्दीनेस की का जो है भरोसा हो गया कि मतलब ये लोग सही बोलते हैं। तो इसे हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी, अब आप इस डेफिनेशन को चाहें तो आप इसे लर्न कर सकते हैं, बाकी इसका मीनिंग यही है जो मैंने आपको भी बताया। कौन कौन इन्वॉल्व है, एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी एंड इशूइंग और ओपनिंग बैंक। एप्लीकेंट जो कहता है कि भाई एलसी बना दो, जैसे यहाँ पर इसने कहा अमेरिका वाले इंसान ने एलसी बना दो। बेनिफिशियरी जिसके फेवर में बनाई गई है जो कि है ये इंडिया वाला, इसके फेवर बनाई गई तब जाके इंडिया वाले को यकीन होगा। और तीसरा कौन है, तीसरी वो पार्टी है जो कि बनाएगी एलसी जो कि है बैंक। ओके, दी ओपनिंग बैंक इज एन एप्लीकेंट्स बैंक जो भी आपका है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलसी। अब देखिए अब हम वापस ऊपर की तरफ आते हैं और इसे एक बार फिर से देखते हैं जो मैंने आपको छुड़वा दिया था जहाँ पर ये हेडिंग लिखी हुई थी। ये देखिए अब फिर से हम इसको रीड करते हैं। ये जो नॉन फंडेड फैसिलिटी है जहाँ पर पेमेंट ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ गारंटी होती है, ठीक है, सिर्फ प्रॉमिस होता है कि हाँ हम आपसे वादा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अंडरटेकिंग होती है। अगर नहीं पे कर पाए तो आप फिर तो आपका बैंक मतलब आपके बैंक को देना पड़ेगा। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट है जो बैंक गारंटी है दोनों ही नॉन फंडेड हैं, मतलब बैंक आपको आप जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा बैंक ने अमेरिका वाले बैंक ने तुरंत इंडिया वाले को पैसे थोड़ी ना दिए, लेकिन एक गारंटी लिख के दे दी कि ऐसे ही आप एलसी कोई पढ़िए आप कि हाँ हम बोल रहे हैं कि भाई इसको बढ़िया से आप सामान वामान बना के दो, हम इसकी गारंटी लेते हैं, पैसे लेके देगा। तो एलसी ज़्यादातर आपका इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है, जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के प्रोसेस में यूज़ होता है। ओके, अब बेनिफिशियरी, एडवाइजिंग बैंक, पेइंग बैंक, ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये सब यूजलेस है, अब ये सब मत पढ़िएगा। कन्फर्मिंग बैंक ये सब कुछ नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट कुछ भी नहीं है, ऑल दीज थिंग्स आर यूजलेस। सिर्फ मीनिंग बढ़िया से 3 से 4 पॉइंट में आपको पढ़नी है जो कि आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट के बाद अब अगली चीज़ आती है एडवांटेजेस, वो आप देख लीजिएगा, ये बहुत आसान है कि क्या क्या फ़ायदा मिलता है। टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, क्रेडिट रिस्क सारा एप्लीकेंट पे ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब बैंक के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, और एलसी पेमेंट को इनिशिएट कराती है, तुरंत पेमेंट आदमी रिलीज़ कर देता है, हाँ चलो भैया एलसी तो आ गया, भरोसा हो गया है। तो एडवांटेजेस कुछ हैं, कुछ रिस्क्स भी हैं कि बाई चांस अगर नहीं दे पाया, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बैंक को देना पड़ जाएगा, तो कुछ रिस्क्स होते हैं। ओके, डिफरेंट पेमेंट स्ट्रक्चर्स, ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और इंश्योरेंस क्या होता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड क्या होता है। तो ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो विद दिस आई होप आपको हमने क्या क्या पढ़ा, आरटीजीएस, नेफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, बीजी एंड एलसी, आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। For more such videos, please subscribe the channel, please share the video,
एंड गिव इट अ लाइक अगर आपको अच्छा लगा हो. अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को ज़रूर देके जाएगा कमेंट बॉक्स में. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.